आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे भगवंत मान जी हो। केंद्र सरकार ने कुछ पंजाब सरकार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिटेन कर लो ਜਾਂ ਇਦਾਂ कुछ। जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के उस पार भी सेंट्रल फोर्सेज और हरियाणा की पुलिस फोर्स की तैनाती बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो वो बड़ी थी और इधर से पंजाब की फोर्स इतनी बड़ी संख्या में आई, तो उसका मतलब यही है कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन में हो रहा था। और हम तो एक बात खुल के कहते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे। भाषा वाले मुद्दे की भाई फलाने गांव में वहां पंजाबी बोली जाती है, वहां हिंदी बोली जाती है, ये चंडीगढ़ के मुद्दे जो बनाए जाते हैं हम ये नहीं करने देंगे, फिर दूसरी पार्टी कहती है हम ये नहीं करने देंगे, ये सारी इनकी राजनीति है, इनकी मिली भगत के तहत होता है। हरियाणा में भी किसानों को परेशानी हुई और पंजाब में भी हुई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये कह देते हैं सेलर वाले ये कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसान आंदोलन कर ले तो उस पर तो ये लठ बरसाते हैं, अगर सेलर वाले इस समय पे आके हड़ताल कर रहे हैं तो ये सरकारें उनके साथ सख्ती से क्यों नहीं निपटती? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ? लोग सहयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई किसानों की अकेले कोई लड़ाई डल्लेवाल साहब की थोड़ी है। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਨਿਜਤਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। अब कुछ जथेबंदियां ये कर रही हैं जो काम आज तक बीजेपी करती आई। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ नहीं रोकांगे। हमारे वाले हरियाणा वाले नेता कह रहे हैं हमने तो 24 फसलों में गारंटी दे दी। अरे वो 24वां का तो एमएसपी नहीं है, आपने कहां से दे दी? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नहीं जाना चाहते? हरियाणा में बीजेपी ने आखिर में यही प्रचार किया कि भाई अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो जाटों और सिखों की सरकार आ जाएगी। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਗਾ ਹਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ नहीं हो रही, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्रीकाल जी। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 7 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? देखो, सबसे पहला फैसला और जो सबसे मुख्य बात है हमारे लिए वो ये है कि जिस तरीके से 26 तारीख को वो हमारी कमी के कारण मान लो या हमारा एनालिसिस ठीक ना होने के कारण मान लो, जिस तरीके से 26 तारीख की सुबह डल्लेवाल साहब को पुलिस हिरासत में लेने में यहाँ पे सफल होगी, तो पहला तो हम अब ये व्यवस्था करी है कि किसी भी कीमत पे इस तरीके की आगे पुलिस की कार्रवाई को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए सारी रणनीति, उसके लिए ब्योतबंदी बनाई गई है। पंजाब हरियाणा के साथियों की ड्यूटी लगाई गई है, 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है और रात को भी बड़ी संख्या में हमारे किसान साथी हैं वो चारों तरफ इनके रहते हैं। और जहाँ तक बात है डल्लेवाल साहब की, निश्चित तौर पर उनका वजन घटा है और बीपी भी उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मैं 8-9 साल से डल्लेवाल साहब को जानता हूं, डल्लेवाल साहब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करते कि क्या तबीयत है, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब 2020-21 वाले आंदोलन में उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी की चिंता नहीं करी, तो ये शुगर और बीपी तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इनके बढ़ने या घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरे उनके हौसले बुलंद हैं और पूरी मजबूती से हम यहाँ डटे हुए हैं। हरियाणा के साथियों की भी बड़ी संख्या में हमने लगातार वो आ रहे हैं ड्यूटी वाइज और अब उनको पूरा पक्का कर दिया जाएगा जी। एक बड़ा सवाल है ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 2:30 ਵਜੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਤਾਂ
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखो, मैं खुल के एक बात कह रहा हूँ, ਜੀ। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जी। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे भगवंत मान जी हों, इनकी अमित शाह जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। जी। और भगवंत मान जी की दोस्ती तो जग जाहिर है, उसको कौन नहीं जानता। जी। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की चिंता ये थी कि भाई एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है, अगर डल्लेवाल साहब की तबीयत बिगड़ी तो कभी पार्लियामेंट में वो मुद्दा ज़्यादा गंभीरतापूर्ण ना उठ जाए, इसलिए उनको 25 तारीख की रात को या 26 की सुबह कह लीजिए 2:45 बजे उनको एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी थे। पहले हमारा आकलन ये था कि मात्र 300-400 है, लेकिन बाद में पता लगा जिस तरीके से चारों तरफ रोडों पे जो तैनाती की गई थी वो बड़ी संख्या में उनकी तैनाती की गई थी, लगभग 2000 के आसपास थे। तो लेकिन बाद में जिस तरीके से अभी हमने कॉल दी थी 1 तारीख की कि पंजाब के साथी तो संगरूर में भगवंत मान जी के घर का घेराव करेंगे और बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी के पुतले चलाए जाएंगे, उनके खिलाफ और प्रदर्शन किए जाएंगे, पूरे भारत में वो होने थे। तो जो इनके पास इनपुट गई, खासकर जो पंजाब में जो सरकारी विभाग ने जो इनपुट दी सरकार को, वो इनपुट में ये लगती है कि भाई बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। क्योंकि प्रधान जी काका सिंह कोटड़ा बता रहे थे कि जब उन्होंने अपनी यूनियन की मीटिंग करी, सिर्फ एक यूनियन सिद्धूपुर यूनियन की मीटिंग हुई, तो लगभग 1000 बसों का डाटा तो उनके पास तैयार हो गया था कि 1000 बसें संगरूर में पहुंचने वाली तैयार हो चुकी हैं, ब्लॉक वाइज। तो फिर सरकार ने ये सोचा कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और वहां जाके बैठ गए तो फिर अपनी मिट्टी पलीद करा के छोड़ना पड़ेगा, अपनी बेइज्जती करा के, अपनी और ज्यादा फजीयत करा के छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले उन्होंने उनको छोड़ दिया और वो परसों रात को हमारे बीच में आ गए। तो जो लोगों का जन दबाव था, उस लोगों के जन दबाव के कारण उनको रिलीज किया गया है और आगे। और देखो, मैं तो खुल के कहता हूँ एक बात, आज तक जितने हमने आंदोलन देखे, हमने ये देखा है कि 5वें 7वें दिन 10वें दिन जब लीडर की तबीयत डाउन होती है तब उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं, हम लोग, मैं अपने बारे में कहता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग इस एनालिसिस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गए और उस चीज़ का फायदा उठा के वो हमने उस दिन केवल 15 वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई थी रात को उस दिन। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा एनालिसिस हम और अच्छा करते और उस दिन भी ज़्यादा वॉलंटियर्स की ड्यूटी होती जैसे अब है, तो शायद वो 26 तारीख को भी सफल ना हो पाते। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ? बिल्कुल। देखो, आप एक बात देखो ना, 25 तारीख की शाम से ही 26 तारीख की सुबह से ही जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के उस पार भी सेंट्रल फोर्सेज और हरियाणा की पुलिस फोर्स की तैनाती बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो वो बढ़ी थी और इधर से पंजाब की फोर्स इतनी बड़ी संख्या में आई, तो उसका मतलब यही है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन में हो रहा था। भाई अगर उधर फोर्स बढ़ने का क्या मतलब है, अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन में हो रहा था। पीछे से ट्रैफिक भी बंद किया गया था, उधर से भी बंद किया गया था। तो ये पूरा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की मिलीभगत का मामला है। और हम तो एक बात खुल के कहते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। जब ये विपक्ष में होते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करते। अभी आप देख लो, धान का सीजन गया है, अभी हरियाणा में भी किसानों को परेशानी हुई और पंजाब में भी हुई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये कह देते हैं सेलर वाले ये कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसान आंदोलन कर ले तो उस पर तो ये लठ बरसाते हैं। अगर सेलर वाले इस समय पे आके हड़ताल कर रहे हैं तो ये सरकारें उनके साथ सख्ती से क्यों नहीं निपटती? उनके साथ अपना भाई भतीजावाद की अपनी रिश्तेदारी क्यों निभाते हैं ये लोग? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और मिली भगत करके ये काम करते हैं। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, SKM ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ? देखो, डल्लेवाल साहब के बारे में मैं एक बात बता दूं, जी। पर्दे के आगे और पीछे वाली वो बात करते ही नहीं। जी। पर्दे के आगे भी वही है, पर्दे के पीछे भी उनकी वही है। जी। उनके मन में जो है वही जुबान पे है और जो जुबान पे है वही मन में है। जी। लड़ाई किसानों की है। जी। जी। हमने 13 फरवरी से भी पहले ये कहा था, बात जब आंदोलन शुरू कर रहे थे। जी। जिन जत्थेबंदियों को ये लगता है कि वो इन मांगों पे सहमत हैं और वो दोनों फोरमों का नियम कानून संविधान मानने को तैयार हैं, जी, वो लोग सहयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई किसानों की, अकेले कोई लड़ाई डल्लेवाल साहब की थोड़ी है, लड़ाई अकेले कोई मेरी थोड़ी है, लड़ाई अकेले किसी और लीडर की थोड़ी है, ये लड़ाई तो किसानों की लड़ रहे हैं वो। तो जिसको भी ये लगता है कि भाई ये मांग जायज है और दोनों फोरमों का नियम कानून बिल्कुल सही है, जो उस पर सहमत है उसका स्वागत है। और हम तो ये, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ,
जो इन मांगों पे सहमत होके दोनों फोरमों के नियम कानून के अनुसार मान के जो आएगा सहयोग देने के लिए, हम माइक भी उसको दे देंगे, मंच भी उसको दे देंगे, मीडिया में भी उसको ही बैठा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक मंच मीडिया तीनों उन्हीं के हवाले कर देंगे, लेकिन नियम कानून दोनों फोरमों के मानने पड़ेंगे। अगर वो कोई मानेगा नहीं, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर हम उसको इस तरीके से स्वागत नहीं कर पाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਨਿਜਤਾ ਭਾਰੂ ਪੈਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ नहीं रहा। देखो, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे उसके कारण को समझना पड़ेगा। क्रेडिट वार तो एक बहुत छोटा सा कारण उसका हो सकता है, कई और भी मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये भी है कि भाई क्या सारे के सारे संगठन एमएसपी गारंटी कानून बनवाना चाहते हैं, या कुछ की विचारधारा ऐसी है कि भाई किसान की जमीन छिनवा के उनको मजदूर बनाना है। ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना, सबकी विचारधारा क्या है। अगर सबकी विचारधारा क्लियर है तो फिर उनको मजबूती से लगना चाहिए। अब कुछ की विचारधारा तो ये है कि भाई किसान की जमीन छिनवा दो। किसान की जमीन कब छिनेगी? जब उसको रेट नहीं मिलेंगे, उसको भाव नहीं मिलेंगे। जब उसकी जमीन छिन जाएगी तो वो मजदूर बन जाएगा। तो कुछ की विचारधारा तो ये है, तो वो लोग इस लड़ाई में कैसे साथ हो सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं। एक और बात मैं आपको कहूं, अब कुछ जत्थेबंदियां ये कर रही हैं जो काम आज तक बीजेपी करती आई। पिछले आंदोलन के दौरान भी हमने देखा 2020-21 के दौरान कि जब पंजाब और हरियाणा के किसान मिलजुल के डट के बैठ गए तो बीजेपी ने जगह जगह पानी को लेकर पंचायत करने की कोशिश करी। अब कुछ किसान नेता भी उस राजनेताओं वाले रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी रोज दूसरे दिन पानी के मुद्दों में पंचायत कर रहे हैं। अरे पानी की जरूरत कब पड़ेगी? चाहे पंजाब का किसान हो चाहे हरियाणा का किसान हो, पानी की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास खेती करने लायक जमीन होगी। खेती करने लायक जमीन हमारे पास कब होगी? जब एमएसपी मिल रहा होगा। ये कॉर्पोरेट अगर जमीन ही छीन लेंगे, अगर एमएसपी हमें ही नहीं मिलेगा तो उस पानी का क्या करेंगे भाई हम? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? नहीं, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, आप चाहे हरियाणा पंजाब का मामला देख लो, चाहे आप कर्नाटका तमिलनाडु का मामला देख लो। नॉर्थ इंडिया में ये 2 स्टेट हैं जो आंदोलन मजबूती से लड़ते आए, इनकी हिस्ट्री है, इनकी सैकड़ों सालों की, ये लोग किसी से दबते नहीं। जब आप साउथ इंडिया में जाओगे और किसान आंदोलन की हिस्ट्री को पढ़ोगे 1947 के बाद, तो 2 स्टेट साउथ इंडिया में जो सबसे आगे रहे मूवमेंट में, वो कर्नाटका और तमिलनाडु हैं। वहां पे कावेरी का मुद्दा छिड़वा दिया, कावेरी नदी के पानी का, यहाँ SYL के पानी का मुद्दा छिड़वा दिया। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं राजनेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के राजनेता हों, कि भाई एक SYL शारदा यमुना लिंक भी है, 1980 में उसकी रिपोर्ट आई थी। जितना पानी SYL के माध्यम से हरियाणा को मिलने की बात है, उसका 6 गुना ज्यादा पानी शारदा यमुना लिंक के माध्यम से मिलेगा। उसकी सारी असेसमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन ली, 75,000 करोड़ का खर्चा आएगा उसमें, और 6 राज्यों को पानी मिलेगा उस प्रोजेक्ट से। उत्तराखंड से होते हुए यूपी आएगा, यूपी से हरियाणा आएगा, हरियाणा से राजस्थान जाएगा, राजस्थान से मध्य प्रदेश के थोड़े से हिस्से को टच करते हुए गुजरात में जाके साबरमती नदी में मिलेगा। केवल 75,000 करोड़ का खर्चा है, और कई करोड़, 2 से 2.5 करोड़ किसानों को पानी मिलेगा। लगभग 9.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। 1980 के बाद कांग्रेस की सरकार रैली, बीजेपी की रैली, स्टेटों में आम आदमी पार्टी की रैली, कोई सरकार संजीदा नहीं है, कोई सरकार गंभीर नहीं है। जब केन बेतवा प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया बुंदेलखंड में, जब उस बुंदेलखंड के प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया गया, जिसमें से 40,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और 5,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो जब एक इलाके के लोगों के पानी के लिए 45,000 करोड़ खर्च किया जा सकता है, तो 6 राज्यों के किसानों के लिए 75,000 करोड़ कौन सी बड़ी बात होगी? एक तरफ सरकारें कहती हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी हमारी, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 75,000 करोड़ कोई बड़ी बात है? लगभग $10 बिलियन के आसपास हो गया। लेकिन कितने लोगों को फायदा होगा ये नहीं देख रहे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी ये नहीं देख रहे। तो असल में जो ये पानी जैसे मुद्दे, ये भाषा वाले मुद्दे कि भाई फलाने गांव में वहाँ पंजाबी बोली जाती है, वहाँ हिंदी बोली जाती है, ये चंडीगढ़ के मुद्दे जो बनाए जाते हैं, हम ये नहीं करने देंगे, फिर दूसरी पार्टी कहती है हम ये नहीं करने देंगे, ये सारी इनकी राजनीति है, इनकी मिली भगत के तहत होता है, लोगों को कुछ नहीं लेना देना। अब एक बात बताओ मुझे, ये कभी ये कर देते हैं कि भाई एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ, कई स्टेटों में देखते हैं हम ये कि भाई हम फलानी जगह ये नहीं करने देंगे किसी को, फलानी जगह हम ये नहीं लेने देंगे किसी को। आम आदमी की बेचारे की हैसियत ही नहीं, आम किसान की, कि वो किसी बड़े शहर में जाके वैसे ही जमीन ले लेगा।
तो ये सब ये नौटंकी करी जाती है राजनेताओं द्वारा। असली मुद्दे हैं, उन पे हमें लड़ने की जरूरत है। अभी हमने हरियाणा इलेक्शन में भी देखा। ਪਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ नहीं, मैं उस तरफ नहीं कह रहा हूँ, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। SYL हो चाहे कर्नाटका तमिलनाडु का कावेरी नदी का मुद्दा हो, मैं इन राजनीतिक मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जो गंदे पानी को लेके जो धरने लग रहे हैं, अभी जैसे राजस्थान के टिब्बी में शराब फैक्ट्री के खिलाफ धरना लगा हुआ है, जीरा में जो लड़ाई लड़ी गई है कि भाई पानी अपना प्रदूषित नहीं होने देंगे, उनके हम पूरे तरीके से 200% साथ खड़े हैं उनके। हम उन धरनों में गए भी हैं। जो पानी दूषित किया जा रहा है कॉर्पोरेट घरानों द्वारा, उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और उसमें तन मन धन से पहले भी साथ दिया, आगे भी देंगे। हमारा इशारा सिर्फ ये है, जो ये कावेरी नदी के, SYL नदी के जो ये राजनीतिक मुद्दे बना के जो लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है, उसे बांटने की राजनीति के हम सख्त खिलाफ हैं जी। एक होर गल दस्सिओ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, दो बातें हैं। मैं हरियाणा के इन मंत्रियों के बयानों को कम से कम मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वो इसलिए नहीं ले रहा कि कई महीनों से बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि हरियाणा में 24 फसलों पे MSP गारंटी दे दी गई। नायब सैनी जी ने 24 फसलों पे MSP गारंटी का ऐलान कर दिया। मैं इनसे बड़े मान सम्मान सत्कार के साथ पूछना चाह रहा हूँ, माननीय मंत्रीगणों, जो CACP संस्था है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो भारत सरकार की सेंटर की संस्था है, जो हर साल खरीफ और रबी सीजन में 2 बार साल में MSP डिक्लेयर करती है फसलों का, वो MSP डिक्लेयर कर रही है 23 फसलों का। पूरे भारत में MSP डिक्लेयर ही 23 फसलों का होता है। हमारे वाले हरियाणा वाले नेता कह रहे हैं हमने तो 24 फसलों में गारंटी दे दी। अरे वो 24वां का तो MSP ही नहीं है, आपने कहाँ से दे दी, वो तो बता दो। तो इनके बयानों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है, उन्होंने बयान दिया कि हम पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी करनी कथनी में कितना अंतर है ये समय बताएगा। बाकी 2 तारीख को दोनों फोरमों की जो मीटिंग होगी, SKM नॉन पॉलिटिकल और KMM की, उसमें हम अपनी ठोस रणनीति उसके लिए पूरे तरीके से पुख्ता बंदोबस्त करके तैयार करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? नहीं, इस तरीके का कोई नहीं है। दोनों फोरमों ने आपसी सहमति बना के ये कार्यक्रम दिया और ये कार्यक्रम इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न ये है कि 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू करेंगे और अगर 10 दिन बाद जाके भी सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो फिर जत्थों के तौर पे शंभू बॉर्डर से हमारे किसान भाई पैदल जाएंगे। ये कार्यक्रम एक दूसरे से कनेक्टेड कार्यक्रम है। अगर हो सकता है, अगर आमरण अनशन ये हमारा 10 दिन इसको होने से पहले अगर सरकार बातचीत करके या जैसे भी हमारी मांगे पूरी कर देती है, फिर हमें क्या जरूरत है दिल्ली जाने की। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੋ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਛ ਆਇਆ? नहीं, किसी तरीके की कोई बातचीत की कोशिश नहीं करी गई है। और डलेवाल साहब भी 26 तारीख को सुबह 2:45 बजे से बैठे हैं। 26 तारीख को दोपहर लगभग 2 बजे से सुखजीत सिंह जी बैठ गए थे। कल सारे दोनों फोरमों के नेताओं ने सुखजीत सिंह जी से प्रार्थना करके, निवेदन करके उनके आमरण अनशन को स्थगित कराया है कि भाई जब तक डलेवाल साहब के सांस चल रहे हैं तब तक वो बैठेंगे, उसके बाद फिर दोबारा सुखजीत सिंह जी अपना कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास किसी तरह की कोई भी बातचीत सरकार की, केंद्र सरकार की या अधिकारियों की कोई भी बातचीत ऑफिशियल तौर पे नहीं आई है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ माननीय रवनीत बिट्टू जी को भी जी। पिछले आंदोलन के दौरान भी NIA, CBI, IB, स्पेशल सेल, ED, इनकम टैक्स वाले सब ने हमारी सबकी प्रॉपर्टी की जांच करी, सब ने, कुछ नहीं मिला इनको। अब दोबारा जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NIA से कराओ, IB से कराओ, CID वालों से कराओ, स्पेशल सेल से कराओ, हमारे एक एक नेताओं की जांच शुरू कराओ। सबसे पहले डलेवाल साहब की कराओ, फिर हमारी साथ में कराओ, बलदेव सिरसा जी की कराओ, पंदेर साहब की कराओ, हमारे दोनों फोरमों के एक एक नेताओं की आप जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जांच करने के बाद रवनीत बिट्टू जी जैसे मंत्रियों की भी जांच करा लो फिर ईमानदारी से। जो ये अजीत पवार जैसे जो नेता जो बीजेपी में आने से पहले, बीजेपी के साथ आने से पहले तो सबसे बड़े घोटालेबाज थे और बीजेपी के साथ आते ही सबसे बड़े ईमानदार हो गए, फिर उनकी भी जांच करा लेना।
हमें अपनी जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी जांच के लिए भी तैयार रहे। जहां तक बात है सरकार बात क्यों नहीं कर रही, देखो कहीं ना कहीं मैं समाज की भी कुछ कमियां मानता हूं। राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि भाई हमें तो बस चुनाव जीतने तक मतलब है, बाकी लोग मरें, लोग जिएं, लोग भूखे रहें, लोग प्यासे रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तब हमारे लोग, किसान, मजदूर इन राजनीतिक पार्टियों के धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में फंस जाते हैं। जैसे अभी हरियाणा में हुआ, हरियाणा में बीजेपी ने आखिर में यही प्रचार किया कि भाई अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो जाटों और सिखों की सरकार आ जाएगी। अरे ये जाट और सिख ये तो हमेशा से छत्तीस बिरादरी के हकों के लिए लड़ते आए हैं, ये सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं अकेले, सब लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक धार्मिक और जातीय उन्माद की राजनीति का जो जहर घोला जा रहा है बीजेपी द्वारा, वो बहुत खतरनाक है। हरियाणा में जगह जगह इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए बीजेपी ने, 15-15, 20-20 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए ताकि बीजेपी के विरोध वाली वोटें डिवाइड हो जाएं। ज्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को बीजेपी ने पैसा दिया, भयंकर पैसा दिया है बीजेपी ने, करोड़ों रुपए की उनको फंडिंग दी है उनको। तो जिस तरीके से ये सारा सिस्टम बनाया जा रहा है, तब जब भी किसी राजनीतिक पार्टी को ये लगने लग जाता है ना कि भाई हमें तो चुनाव जीतने से मतलब है, चुनाव हम जीत ही जाते हैं, पैसे का इस्तेमाल करके धर्म और जातीय जहर को घोल के हम जीत ही जाते हैं, तो फिर वो लोगों के असली मुद्दों को सुनना कम कर देते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी ये मजबूती करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे ये संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर डल्लेवाल साहब जी की यहाँ मृत्यु होती है तो ये मान लो पूरी दुनिया में एक ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कि दुनिया का पेट भरने वाले किसान खुद भूखे रह के अपने प्राण त्याग गए। ये बीजेपी के ऊपर एक ऐसा कलंक होगा जिसको आने वाले 100 सालों में भी नहीं धो पाएंगे। इसलिए उनको गंभीरता से सोचना चाहिए, इन मांगों को पूरा करने की तरफ काम करना चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ। ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।